79th वीडियो दोस्तों लक्ष्मीकांत की। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब खरीद लियो, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ। वीडियो पे लाइक का बटन, यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट लगा रखा है इस टेक्स्ट पे मत जाइए। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है उसी तरीके से बता रहा हूँ। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की जाए, अगर आप पार्लियामेंट की बात करो दोस्तों, तो इंडिया में सेंट्रल लेवल पे जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारी पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। बट पार्लियामेंट में क्या सिर्फ लोकसभा है, राज्यसभा है? नहीं दोस्तों, पार्लियामेंट में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, प्रेसिडेंट भी आता है। तो प्रेसिडेंट इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो एक अलग बात है कि प्रेसिडेंट ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, बट प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होता है तो उस बिल को नियम बनने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की जरूरत होती है। अब पहला पॉइंट देखते हैं जो कि आपका लक्ष्मीकांत में दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। देखिए, डिसॉल्व द लोकसभा में क्या होता है कि भाई देखिए, मान लीजिए लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अब वो मेजॉरिटी को कमांड नहीं करती है, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी से सरकार बना सके। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, तो मतलब अब लोकसभा खत्म, अभी नई लोकसभा बनानी पड़ेगी जिसके लिए नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। तो इसको बोला जाता है डिसॉल्विंग द लोकसभा। डिसॉल्व करने की पावर लोकसभा की किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। कब? जब कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है जो कि सेंट्रल लेवल पे लोकसभा में सरकार बना सके। फिर ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट समन कर सकता है पार्लियामेंट को। समन मतलब कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट सबको नोटिस इशू कर रहा है कि भाई आप आइए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। और प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकता है। अभी आप बोलोगे ये प्रोरोग नाम के शब्द का क्या मतलब है? यहां पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये प्रोरोग नाम के शब्द का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, एक चीज होती है एडजर्न साइन डी। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपको आगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में भी देखने को मिलेगा। एडजर्न साइन डी, इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए सेशन चल रहा है लोकसभा का, अभी लोकसभा की सेशन की सारी सिटिंग्स हो चुकी हैं और अब लोकसभा का सेशन खत्म करना है, तो स्पीकर अनाउंस करेगा एडजर्न साइन डी। यानी कि हम अभी के लिए लोकसभा को एडजर्न कर रहे हैं, राज्यसभा की सिटिंग को एडजर्न कर रहे हैं। अभी लोकसभा की सिटिंग को एडजर्न साइन डी कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा की सिटिंग को एडजर्न साइन डी कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एडजर्न साइन डी का मतलब क्या है कि भैया लोकसभा की सारी सिटिंग्स हो चुकी हैं, अब हम लोकसभा की जितनी भी सिटिंग्स हैं उसको स्थगित कर रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस। और एडजर्न साइन डी के बाद कुछ समय बाद प्रोरोग आता है प्रेसिडेंट का, यानी प्रेसिडेंट ने हाउस को प्रोरोग कर दिया है, यानी सेशन खत्म पार्लियामेंट का। लोकसभा का सेशन खत्म, राज्यसभा का सेशन खत्म। अब जब नेक्स्ट बार समन इशू किए जाएंगे तो एक नया सेशन शुरू होगा। तो इस तरीके से सेशन खत्म होता है किसके थ्रू? प्रोरोगेशन के थ्रू। ये प्रोरोगेशन कौन करता है? तो भैया हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति। ठीक है, तो समन बता दिया, प्रोरोग बता दिया, डिसॉल्व बता दिया। उसके बाद हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की ताकत किसकी है? प्रेसिडेंट की है। तो किसी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद है तो उसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बुलानी पड़ेगी। ये ज्वाइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल्स पे बुलाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे नहीं बुलाई जा सकती। मनी बिल पे तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ लोकसभा की ताकत होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। उसको हेड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो लक्ष्मीकांत में लिखा है पॉइंट बी, कि भैया जनरल इलेक्शंस हो गए, लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन बनने के बाद नई लोकसभा आई, उस नई लोकसभा के पहले सेशन को एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हर साल जो नया सेशन होगा, पहला सेशन होगा, उसको एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हर साल जो सेशन होता है उसमें मोशन ऑफ थैंक्स गिविंग होता है जो कि प्रेसिडेंट पास कराता है, अक्सर कर ये न्यूज में भी आता है। तो भैया साल का पहला सेशन और जनरल इलेक्शन होने के बाद जो नई लोकसभा बनेगी उसका पहला सेशन, यहां पे प्रेसिडेंट अपना एक लेक्चर देगा। लेक्चर क्या देगा? वो एड्रेस करेगा पार्लियामेंट को। तो नई पार्लियामेंट बनेगी तो उनको बताएगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रावधान है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है, थोड़ी बहुत हिदायतें देगा। अगर
हर साल के स्टार्ट पे वो एड्रेस कर रहा है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को। तो वहां पे जो जो भी सरकार ने पिछले साल में किया है और जो जो भी सरकार ने अगले साल में करने का प्लान बनाया है उसको प्रेसिडेंट वहां खड़े होकर बताते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। यानी कि अगर पार्लियामेंट में बहुत समय पे कोई बिल पेंडिंग पड़ा है जिसको पार्लियामेंट को टेकअप करना है, बट टाइम की कमी की वजह से पार्लियामेंट टेकअप कर नहीं पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट एक रिमाइंडर इशू कर सकता है एक मैसेज के थ्रू कि भैया आपका ये बिल पेंडिंग है, भैया कुछ करिए, पेंडिंग क्यों छोड़ रखा है इसको। फिर डी पॉइंट कि भैया प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट नहीं है, तो लोकसभा को चलाने के लिए कोई ना कोई हेड चाहिए। तो अगर स्पीकर की पोस्ट नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट किसी एक मेंबर को प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर को अपॉइंट करेगा जो कि एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा हेड करेगा उस समय के लिए। उसी तरीके से राज्यसभा में अगर मान लीजिए चेयरमैन नहीं है राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो उस समय पर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को हेड करने के लिए, प्रिसाइड करने के लिए कोई एक पर्सन की जरूरत है जिसको प्रेसिडेंट चुनेगा। तो लोकसभा में स्पीकर नहीं, डेप्यूटी स्पीकर नहीं, तो कौन प्रिसाइड करेगा लोकसभा को, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। राज्यसभा में चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। फिर ई वाला पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लिटरेचर का, आर्ट का, साइंस का, सोशल सर्विस का। ये राज्यसभा में 12 लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। हालांकि प्रेसिडेंट ये सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे कर रहा है, बट कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट। फिर लक्ष्मीकांत में एफ वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अभी इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आपको पता है जनवरी 2020 में एक अमेंडमेंट आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से नंबर का वो अमेंडमेंट है, जिसके चलते लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस की अपॉइंटमेंट होती थी और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, इसको अभी के लिए हटा दिया गया। उसी अमेंडमेंट के थ्रू 10 साल के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया और उसी अमेंडमेंट के थ्रू आपका एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई जी वाला पॉइंट कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है कि हाँ भाई पार्लियामेंट में कोई इलेक्ट होके आ गया, अभी इलेक्शन के बाद उसके इलेक्शन पे कुछ डिस्प्यूट है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पास कुछ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैं जो कि उसने इलेक्शन से पहले डिक्लेयर नहीं किए, या उसके बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा केस है जिसकी उसको सजा हो चुकी है, उसने पहले इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया, इलेक्ट हो गया, अब पता चल रहा है तो उसको हटाना है पोस्ट पे। तो इन सब चीजों पे बारे में जब बहस हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, तो उनमें प्रेसिडेंट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, इस पे डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। बट ऑब्वियस ही बात है, चुने हुए मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही, तो यहां पे इलेक्शन कमीशन का भी रोल आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन लेगा आफ्टर प्रॉपरली कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आप एच वाला पॉइंट अगर ले लो। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पॉइंट का नाम इसलिए बोल रहा हूं कि जिसके पास लक्ष्मीकांत है वो देख के पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है उसको अभी मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज समझा रहा हूं। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं थोड़ा ज्यादा कवर कर सकूं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो वीडियो, ठीक है ना। तो कुछ सर्टेन टाइप्स के बिल्स को अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराना है तो प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा बिल है जिसमें खर्चा होने वाला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो ऑब्वियस सी बात है मनी बिल हो जाएगा। अभी मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन या फिर आप कह लीजिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो मनी बिल बेसिकली वही होते हैं जहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होता है। हालांकि मनी बिल की अपनी एक डेफिनेशन है जो कि हम जब रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे पहुंचेंगे, शायद आर्टिकल 108 या 110 है, तब उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी के लिए अगर मनी बिल को या ऐसा कोई बिल जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहा है एक्सपेंडिचर के लिए, उसको अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है, सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑब्लिक परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसी तरीके से उसी लाइंस पे अगर एक नया स्टेट बनाना है,
आपको पता है अभी के लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स को जोड़ के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, एक स्टेट को तोड़ के एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, एक स्टेट को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, जो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को हुआ। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। तो इस तरीके की चीजों को करने के लिए आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अमेंडमेंट से कर सकते हैं। लेकिन उस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है। ठीक है, फिर आई वाला पॉइंट देखें, जो नवा पॉइंट दे रखा है लक्ष्मीकांत में, उसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट बिल को पास करता है। पार्लियामेंट बिल को पास करता है मतलब लोकसभा ने भी उसको पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया। अभी एक बिल को लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया और बाद में उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या क्या है? या तो प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा उस बिल के ऊपर, जैसे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया वो बिल पास माना जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। इसको बोला जाता है गिव हिज असेंट टू द बिल, यानी प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी बिल को। दूसरा, प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है कि जो बिल मेरे पास आया है उसमें ये कमियां हैं, तो मैं इसको अपनी असेंट नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी असेंट को विदहोल्ड कर रहा हूं। ठीक है, ये बोल सकता है प्रेसिडेंट। तीसरा ऑप्शन क्या बचता है प्रेसिडेंट के पास कि अगर जो बिल प्रेसिडेंट के पास आया है वो मनी बिल नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उस बिल को फॉर द रिकंसीडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट वापस भेज सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से एक बार कह सकता है, लोकसभा राज्यसभा से कह सकता है कि आप एक बार फिर से इस बिल पे एक बार कंसीडरेशन करिए, देखिए कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो अगर प्रेसिडेंट बिल को फॉर द रिकंसीडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट वापस भेजता है और पार्लियामेंट फिर से उस बिल को पास कर देती है अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के, और फिर से वो बिल आता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, तो इस बार प्रेसिडेंट को अपनी अप्रूवल देनी ही पड़ेगी। यानी कि वो फॉर द रिकंसीडरेशन ऑफ द हाउस बिल को केवल एक बार भेज सकता है लोकसभा राज्यसभा के पास, और फिर से वहां से पास होकर आ गया तो फिर तो उसको अप्रूवल देना ही देना है। ये तो हो गया पार्लियामेंट के केस में। स्टेट लेजिस्लेचर केस में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला केस मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और मान लीजिए गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए फिक्स कर दिया, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइसेस हैं? या तो प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट दे देगा, या तो प्रेसिडेंट अपना असेंट देने से मना कर देगा, या फिर प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेगा कि आप उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेजो और स्टेट लेजिस्लेचर से बोलो कि आप इसको रिकंसीडर करिए। लेकिन अगर मनी बिल होगा तो गवर्नर उस बिल को वापस नहीं भेज सकता है, फिर या तो आप एक्सेप्टेंस दीजिए या रिजेक्ट करिए। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है तो उस केस में उस बिल को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेजेगा रिकंसीडरेशन के लिए। अगर रिकंसीडरेशन होके वो बिल वापस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर फिर से उसको प्रेसिडेंट को मार्क करेगा, और यहां पे प्रेसिडेंट चाहे तो फिर उस बिल को अप्रूवल दे, तो चाहे तो ना दे। तो पार्लियामेंट के केस में क्या हो रहा था कि अगर रिकंसीडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज रहा था बिल को और वो फिर से रिकंसीडर होके पास होके प्रेसिडेंट के पास आ रहा था, तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना मैंडेटरी था। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास से रिकंसीडर होके आ भी गया तो भी प्रेसिडेंट चाहे तो अप्रूवल ना दे। फिर जो आपका ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर के लक्ष्मीकांत में, यहां बात होती है ऑर्डिनेंसेस की। तो भैया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी आने वाले समय में मैं आपसे बात करने वाला हूं अगली 1 या 2 वीडियोस में। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो उस केस में अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। और ये ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने समय के लिए चल सकता है? 6 महीने और 6 हफ्ते। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है, और पार्लियामेंट के सेशन होने के शुरू होने के बाद के 6 हफ्ते के अंदर उस ऑर्डिनेंस को या तो आप अप्रूव करवाइए, और अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, और प्रेसिडेंट जब चाहे तब उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकता है। फिर एल वाला पॉइंट अगर आप देखो, 12वां पॉइंट, तो भैया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है, और ये रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट सबमिट करता है किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। फिर यहाँ पे एक और बोल बच्चन पॉइंट लिखा हुआ एम के अंदर, ही कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख। तो भैया इन सब जगहों के लिए पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए वो रेगुलेशंस बना सकता है। हालांकि इन रेगुलेशंस को सिर्फ प्रोमलगेट करता है प्रेसिडेंट, ये रेगुलेशंस बैक एंड में बनाता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे बनाया जाता है। ओके,
पुदुचेरी की केस में भी प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकता है अगर पुदुचेरी की असेंबली सस्पेंडेड है या डिसॉल्व। आपको पता है ना कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में उनकी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर अगर बात की जाए फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या आता है कि भैया जितने भी प्रकार के मनी बिल्स हैं, मनी बिल्स को अगर आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है, पूर्व सहमति की जरूरत है मनी बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट को पेश कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ ही कॉजेस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं पे भी बजट नहीं लिखा है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे जो स्टेटमेंट है कॉजेस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑब्वियसली बात है फाइनेंस मिनिस्टर से बोलेगा कि भैया बजट पेश करो, और फाइनेंस मिनिस्टर अपना जो सूटकेस है उसको बंद करके बहुत सारे कागज लेके पहुंचेंगे पार्लियामेंट में और वहां पे खोल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे पार्लियामेंट के सामने पढ़ेंगे। फिर आगे बात की जाए नो डिमांड फॉर ग्रांट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सब ये फ्रेज निकल के आ रहा है डिमांड फॉर ग्रांट। तो नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। देखिए जब भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है दोस्तों, तो उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग पैसा अलॉट किया जाता है और उस पैसे को वो मिनिस्ट्री खत्म करेगी आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी उस पैसे को खर्च करने के लिए जो ऑफिशियल नियम या फिर कानून पास किया जाता है ना पार्लियामेंट में मनी बिल के थ्रू, उसको आप डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हो। मतलब कि अगर पैसा खत्म करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खत्म करने से पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट। तो डिमांड ऑफ ग्रांट का एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जिसके ऊपर वोटिंग होगी। ठीक है ना, तो इस वोटिंग को डालने से पहले और इस तरीके की डिमांड ऑफ ग्रांट्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है, चाहे वो बजट का डिमांड ऑफ ग्रांट हो चाहे वो किसी और चीज का डिमांड ऑफ ग्रांट हो। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डिमांड ऑफ ग्रांट का मतलब है कि पैसा निकालने की परमिशन मांगना, एज सिंपल एज दैट। फिर भैया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपया पड़ा रहता है। हालांकि देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 करोड़ सफिशिएंट है कि नहीं है पता नहीं, अभी के लिए शायद कंटिजेंसी फंड में पैसा बढ़ाया गया है नहीं बढ़ाया गया है मुझे याद नहीं है। ठीक है ना, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ पैसे मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में, और उस पैसे के निकालने को सैंक्शन कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट। तो मान लीजिए ऐसी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है जहां पे एकदम से पार्लियामेंट को या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है। इस पैसे को निकालने की परमिशन कौन देगा, प्रेसिडेंट। हालांकि जो पैसा यहां से निकाल के खत्म किया गया है इसका अप्रूवल बाद में पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। फिर आगे भैया फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, भैया हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाएगा। इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि भैया पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सुप्रीम ये प्रेसिडेंट करेगा। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। फिर यहां पे आता है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट से किसी एक लॉ के ऊपर या किसी एक फैक्ट के ऊपर एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट। अभी ये एडवाइस फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। इनफॉर्मल एडवाइस में क्या होगा कि रामनाथ कोविंद जी कल बोबड़े साहब को एक फोन लगाएं कि बोबड़े साहब राष्ट्रपति भवन में आइए, बैठ के चाय पीते हैं। बोबड़े साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन बैठे, रामनाथ कोविंद जी के साथ पे बैठ के चाय पे चर्चा चल रही है, और वहां पे इनफॉर्मली रामनाथ कोविंद जी ने पूछ दिया कि बोबड़े साहब ये बताइए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस प्रोविजन में कुछ ऐसा हो तो क्या किया जाएगा। ये हो गई इनफॉर्मल टॉक।
कि भाई शाम को लोग मिले, एक इनफॉर्मल सा डिस्कशन हो रहा है, वहां पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड बात हो गई। एक चीज होती है फॉर्मल ओपिनियन लेना, यानी आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट किसी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या किसी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे पूछ सकता है कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस देगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पे जो भी एडवाइस देगा ना प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। अभी आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, इसको भी हमें ठीक तरीके से अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको भी हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। और फाइनली आती है भैया क्या चीज, कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, किसी भी पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, ये सब मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं, थोड़ा अपना पेशेंस रखिए। तो पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, ठीक है ना, किसका, पनिशमेंट को कम्यूट करना, रिमिट करना, सस्पेंड कर देना, खत्म कर देना, इन सब चीजों की ताकत है प्रेसिडेंट के पास। किस किस केस में, तो भैया कोर्ट मार्शल के थ्रू किसी को सजाई सुनाई गई है किसी आर्म्ड फोर्सेस के ट्राइब्यूनल में, उसको भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। यूनियन लॉ के हिसाब से किसी भी कोर्ट ने, चाहे हाई कोर्ट ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, किसी पर्सन को सजा सुनाई है तो प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, और अगर वो सजा डेथ की है तो भी प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। यहां पे मैं इनको इलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑटोमेटिकली आने वाली वीडियोस में ये इलैबोरेट होने वाले हैं, तो बेकार में यहां पे लंबा समझाने का क्या मतलब है जब आने ही वाला है वो आगे। तो डिप्लोमेटिक पावर्स की बात की जाए तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स इंडिया साइन करता है वो किसके बिहाफ पे साइन होती है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, जो भी ट्रीटी साइन हो रहा है, उस पर साइन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। लेकिन उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की नहीं होगी क्योंकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी पे उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उनको अप्रूवल कौन देगा, पार्लियामेंट। सिग्नेचर किसके होंगे, प्रेसिडेंट के। फिर इंटरनेशनल फॉरम्स में, बहुत से इंटरनेशनल फॉरम्स में हमारे प्रेसिडेंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर कर इनके फॉरेन ट्रूप्स लगते हैं जहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे देश में जो एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट होती है, हाई कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है, एम्बेसडर हाई कमिश्नर में फर्क क्या है, जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे, जब वो कंट्री कॉमनवेल्थ की नहीं होगी तो आप उसको एम्बेसडर बोलोगे। तो वो कौन भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है। दूसरे जो डिप्लोमेट्स इंडिया में आते हैं उनको रिसीव कौन करता है, उनको फॉर्मली होस्ट कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है। आगे बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। तो अभी हम किसको देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं इस मिलिट्री पावर को। अभी मिलिट्री पावर की जब बात हुई तो आपको पता है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो इस कैपेसिटी में आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को, एयरफोर्स के चीफ को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। अगर कल की डेट में वॉर का डिक्लेरेशन है तो उसके ऊपर साइन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट कौन करेंगे। किसी के साथ वॉर हो रहा है और सीज फायर हो गया, पीस हो गया, तो उस ऑर्डर पे साइन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। इन सब पे अप्रूवल कौन देगा, पार्लियामेंट देगा। यहाँ पे जो कुछ भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं अब तक आप समझ गए होंगे कि वो प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है। और फाइनली आ जाते हैं किस पे, इमरजेंसी पावर्स पे। इमरजेंसी पावर्स हैं किसके किसके अंदर, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो इन सब में भी ताकत किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। 352, 356 और 360 को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पे जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे प्रेसिडेंट की पावर के बारे में हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। वीटो पावर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम पहुंचेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो कुछ भी पावर्स अभी मैंने आपको एक नटशेल में बता दी हैं वो बहुत डिटेल में आगे आपके साथ डिस्कस होने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को भी अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें।